जय हिंद, जोहार, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th की सेट नंबर 3 मैथमेटिक्स लेके आऊँ, जो जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। और इसी से क्वेश्चन आप लोग के जो एग्ज़ाम जो होने वाला, अर्थात दिसंबर जनवरी के भी जो एग्ज़ाम होगा ना, इसी से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग पूरा रिकॉल कर लीजिए और उसके साथ साथ पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं पूरे सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग बने रहे। इससे पहले वीडियो में मैंने पूरे वीडियो डाल दिया था, यानी 1 और 2। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है दोस्तों, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले 156 को मैं तोड़ने सिखाता हूँ। देखिए 156 है दोस्तों, इसे मैं तोड़ूंगा, ध्यान से देखिएगा। 156 है ना, तो इसे प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूँ। कितना टाइम से आएगा ये 78। फिर यहाँ पे देखिए मैं यानी ये अप्रोच किया यूज किया हूँ। अब देखिए यानी कितना गया, आप लोग क्लास 10th का स्टूडेंट है, जानते हैं यानी कितना 2 × 2 × 3 × 13, यानी ये अप्रॉक्स। देखिए आप लोग कहाँ नजर आ रहा, यानी ऑप्शन नंबर देखिए डी, यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या हो गया 2 × 2 × 3 × 13। इसको ऑप्शन इस टाइप से भी दे सकते थे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 13, ये भी ऑप्शन हो सकता था। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। और अगर बोलता कि दो लगातार अभाज्य गुणनखंड का मान लीजिए कि मैं बोलता दो लगातार अभाज्य गुणनखंड का एचसीएफ कितना होगा, तो हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। क्लियर है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमेशा 2 से होती है, और अभाज्य संख्या हमेशा 2 से प्रारंभ होती है, अभाज्य संख्या 4 से प्रारंभ होती है। ये सब छोटी छोटी कंसेप्ट आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर बोलेगा दो लगातार अभाज्य गुणनखंडों का या अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा, मान लीजिए मैं एक अभाज्य संख्या 7 लेता हूँ, एक 11 लेता हूँ, तो इसका भी कितना 1, तो हमेशा 1 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट 96 और 404 का महत्तम समापवर्तन 4 है, तो 96 और 404 का एलसीएम निकालिए। तो देखिए मैं अपने अप्रोच यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों मैं 96 यहाँ लिखा हूँ और यहाँ पे 404 लिखा हूँ। आप लोग सॉल्यूशन वैसे कर सकते हैं। 48 लगाया हूँ और यहाँ पे 202 आया, फिर 2 से आप लगा दीजिए, कितना 24 टाइम्स आ गया 101। अब इससे अगर आप लोग मल्टीप्लाई किए, देखिए मैं शॉर्टकट गुना करता हूँ, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, लास्ट में कहाँ 6 है, यही अप्रोच करना। देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए 9696 है, तो लास्ट में यहाँ पे डी में 6 है ना, तो इसी प्रकार मैं यूज किया हूँ। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर से ध्यान दीजिएगा, ट्रिक है। देखिए यहाँ पे क्या 2 दूनी 4 हो गया, 4 चक 16, 16 को लास्ट में 1 से गुना किया, लास्ट में कितना 1 आ रहा है, 6 आ रहा। तो लास्ट डिजिट हम लोग देखें किसमें 6 है, तो लास्ट में 6 इसमें, तो यानी ऑप्शन नंबर डी उड़ा दिए का। ऑप्शन विधि से भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, 12 15 21 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए एलसीएम निकालना है, तो 12 15 21 का जब एलसीएम होगा, वैसे देखिए मैं निकाल देता हूँ 12 15 21 का। वैसे आप लोग शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं 3 से लगाऊँ, 3 चौक 12 हो गया, 5 बार में और इस 7 टाइम्स में। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, 12 यहाँ पे आ गया दोस्तों, और 7 5 5, यानी कितना यहाँ पे ये आ गया। तो आप लोग निकाल लीजिए, टोटल आ जाएगा आपका 420। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप में नहीं हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या लिख रहा है दोस्तों, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक में ना देखिए, इसमें भी विषम संख्या है, इसमें विषम है, इसमें विषम है, लेकिन ध्यान दीजिए 6³ + 2 ये विषम नहीं है, अर्थात ये दोस्तों इसमें सम संख्या आ रहा है। देखिए ये क्या आपका 2 यहाँ पे जो नहीं है वो सम संख्या है। एग्जाम्पल है, इसमें मान लीजिए मैं क्यू के वैल्यू 1 लिखता हूँ, तो 6 × 1 + 2 यानी कितना आ रहा, 8 आ रहा। तो ये अप्रोच यूज नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 का शून्यांक होगा। तो मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ ताकि आप लोग देख के उड़ा दीजिएगा। देखिए जब भी ऐसा अप्रोच आता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोगों को लास्ट टाइम देखना है 6 है ना, 6 2 का टेबल में आता है 3 टाइम्स, और दोनों को ऐड करने पे भी आता है। अब देखिए यहाँ पे अगर शुरू टाइम, ध्यान दीजिएगा मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, अगर आप लोग को शुरू टाइम अगर यहाँ पे माइनस की संख्या रहेगी, देखिए माइनस है ना, अगर यहाँ माइनस की संख्या रहेगा तो आप दोनों को प्लस में लिख दीजिएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 3। ये आप लोग का शॉर्टकट तरीका है। और वैसे लॉन्ग में बनाना है तो आप लोग देखिए, मैं लॉन्ग भी बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन हो। x² - 5x + 6 है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो x² - 2x - 3x + 6 का यूज अप्रोच कीजिए। अब देखिए x को कॉमन लिया हूँ तो x क्या -2, फिर -3 लिया हूँ तो भी यहाँ पे x क्या -2 आएगा, तो यहाँ से एक 2 आ जाएगा और एक यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये अप्रोच यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफली है, इसे बोलूँगा मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा दे रहा। तो देखिए ध्यान क्या लिख रहा,
ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या लिखा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी का शून्यंक बराबर किंतु विपरीत है तब होगा। तो जब भी अगर ऐसा आता तो उसका आंसर होगा 0। लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे लाया हूँ, देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बोला शून्यंक बराबर है किंतु विपरीत है, तो ए का मान होगा, मान लीजिए कि मैंने इसका वैल्यू प्राप्त किया हूँ, देखिए माइनस एक्स किया हूँ, एक प्लस एक्स किया हूँ। देखिए ये दोनों बराबर है, विपरीत भी है ना, तो यहाँ से निकालिए ए का वैल्यू कितना आ रहा है, यानी कि 0, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 0, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, किसी बहुपद में पी एक्स के ग्राफ, देखिए ग्राफ जब भी देगा तो यहाँ पे देखिए ये एक्स में एक्सिस में आप लोग को देखना है कहाँ कहाँ पे स्पर्श कर रहा है। देखिए एक यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ पे, यानी इसका ग्राफ हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। यानी जो एक्स एक्स पे जो डिनोटेट करता है उसे हम लोग बोलते हैं शून्यंकों की संख्या। नेक्स्ट, समीकरण, ध्यान दीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है दोस्तों, समीकरण जो भी दिया हुआ, यानी ध्यान दीजिए क्या लिखा है, समीकरण a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का समीकरण युग्म है। तो देखिए ये जो आपका जो समीकरण जो युग्म होगा, यानी इसका जो होगा ना वह संगत होगा। क्या होगा दोस्तों, संगत। और अगर जब भी संगत होती है तो हमेशा ध्यान दीजिए संगत में ना अद्वितीय हल होती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब भी संगत बोलेंगे तो इसका अद्वितीय हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ठीक है, संगत के साथ साथ अद्वितीय हल होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसकी राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। उससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन से 3-4 और क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ज़रा सा भी ना हो। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट याद रखिएगा मैथमेटिक्स के लिए। देखिए इसमें 3 कंडीशन आता है, आप लोग पढ़े होंगे a1/a2, तो लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है सागर तेरे को। देखिएगा सर, मान लीजिए इसमें 3 अप्रोच होता है। पहला a1/a2 इक्वल टू, यानी बराबर है ये b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। अगर ये कंडीशन अगर आती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर देखिए ये दोनों बराबर है, लास्ट में इक्वल नहीं है, तो उसका जो हल होगा वह असंगत होगी। और जब भी असंगत होगी तो ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, जब भी असंगत होगी दोस्तों ना, तो उसका कोई हल नहीं होगा। असंगत की कोई हल नहीं होता, असंगत की कोई हल नहीं होता, इसे हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल है, अगर आप लोग का दोस्तों a1/a2 यहीं पे काट देता, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहीं पे काट देता, अर्थात क्वेश्चन बोलता ए, मैं लिख देता हूँ क्यों कन्फ्यूजन करूँ आप लोगों को। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आया था, देखिए a1/a2 इक्वल टू नॉट क्या था, b1/b2, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा याद रखिएगा संगत होगी। क्या होगी दोस्तों, संगत। शुरू में अगर कट गया तो संगत होगी, असंगत में अद्वितीय हल होती है। ठीक है, और असंगत में कोई हल नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अप्रोच मैं यूज करता हूँ। क्या लिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, रेखाएं 2x + 3y/5 है, इतना इसका हल होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग को देखिए सबसे पहले कंपैरिजन करना है। सबसे पहले यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, यहाँ पे कितना 4 है, तो 2/4 यूज किया हूँ। फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना 3 है, y में लिख रहा हूँ, 3/6 है, नेक्स्ट क्या 5/15। अब देखिए मैं अप्रोच यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे यार कैंसिल करता हूँ, ध्यान दीजिए मैं ग्रीन से कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2 आ रहा, यहाँ भी दोस्तों 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। तो इसका कंडीशन के अनुसार आप लोग देख सकते हैं, यानी a1/a2 तो है, ध्यान दीजिए, b1/b2 भी है, लेकिन इक्वल टू नॉट c1/c2 है। और अभी जस्ट मैं थोड़ा सा पहले बताया था, अभी कंडीशन में बताया था ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन यहाँ पे जब c1/c2 नहीं होगा ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी जस्ट आप लोगों के सामने बताया था, वो जब भी ऐसा होता है वो असंगत होती है। क्या होती है दोस्तों, असंगत। अगर असंगत आ रहा है ना तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत में कोई हल नहीं होता है। तो इन ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, यदि रैखिक समीकरण असंगत है, देखिए क्या लिखा, ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण के असंगत है तो उसके द्वारा निरूपित होगी। तो जब भी असंगत होगी, जब भी दोस्तों असंगत होगी ना, तो उसके द्वारा जो निरूपित होगी वह समांतर होगी। क्या होगी दोस्तों, समांतर। ये भी कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। और असंगत में हमेशा याद रखिएगा ना, असंगत में कोई हल नहीं होती है, असंगत में कोई हल नहीं होती है। ठीक है, इसमें c1/c2 इक्वल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या लिख रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली सभी आप लोगों के एग्जाम के बेसिस के तौर पर। 5x - 3y, देखिए जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इक्वेशन में, कुछ नहीं करने का, बस बताता हूँ मैं, देखिएगा आप लोग क्या यहाँ पे लिख दीजिए 5x - 3y। आप लोग को ऑप्शन विधि से सॉल्व करना है। देखिए इक्वल टू 8 लाना है, तो देखिए 5 मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर मैं 1 पुट करता हूँ, तो x का वैल्यू क्या 1 पुट करूँगा -3,
वाई का वैल्यू कितना पुट करूँगा -1। अब देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, 5 1 जा 5 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 1 जा 3, तो 5 3 कितना 8। देखिए ये आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऑप्शन विधि से चेकअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण युग्म, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या लिखा है देखिए, रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, तो अभी मैं आप लोग को बताया था जिसका कोई हल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, असंगत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिसका कोई हल नहीं उसे असंगत, ठीक है। नेक्स्ट, समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 7 है और x माइनस वाई बराबर 1 है का हल होगा। देखिए ऑप्शन विधि से बनाऊंगा, देखिए मैं आगे ऑप्शन विधि से बताता हूँ, फिर एक और ट्रिक बताता हूँ। x प्लस 7 है नहीं है, तो देखिए x का वैल्यू मान लीजिए 4 लिखता हूँ और y का वैल्यू 3, तो 4 3 7 आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। वैसे एक और ट्रिक से मैं बता देता हूँ, देखिएगा मान लीजिए कि x प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों 7 है और x माइनस वाई बराबर कितना है 1 है। जब भी अगर ऐसा अप्रोच आता है तो कुछ मत कीजिएगा, बस देखिए ये दोनों का आगे जोड़ दिए, 7 और 1 कितना 8, हमेशा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 4, ठीक है। अब एक अप्रोच और यूज कर सकते हैं, देखिए ये दोनों को घटा दिए, 7 में से 1 गया, 6 बचा, 6 को 2 से डिवाइड करे 3, यानी कि 4 3 आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से तो इस टाइप से आप लोग अप्रोच यूज कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लिख रहा, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, एक क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा, इक्वेशन आप लोग को पता होगा ax² प्लस bx प्लस सी, अर्थात जो दोस्तों ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में आ गया वही होता है द्विघात समीकरण। ये आप लोग के लिए बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस kx माइनस 4, ध्यान दीजिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बराबर 4 है, सॉरी 3x² प्लस kx माइनस 4 बराबर 0 है और उसका एक मूल 4 है, तो k का मान क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन मूल दे चुका है, कितना दिया 4 दिया हुआ है, तो देखिए जब भी ऐसा मूल में दिया रहेगा क्वेश्चन, अगर एक मूल दिया रहेगा ना दोस्तों, तो इसके लिए अप्रोच यूज करना। सबसे पहले लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू शून्यंक कर लीजिए, क्या होता है फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A, हम लोग ये फार्मूला यूज करते थे ना। तो देखिएगा ध्यान से, ये मान लीजिए एक मूल दिया 4, तो अल्फा का वैल्यू मान लीजिए दोस्तों 4 दिया, आप लोग यहाँ से बीटा निकालिए, तो सी का वैल्यू यहाँ देखिए क्या होगा -4 आ रहा, आप लोग को अप्रोच पता है ना ये, और ए का वैल्यू कितना है 3, आप लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, देखिए 4 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी कि बीटा का वैल्यू क्या आएगा, देखिएगा बीटा का वैल्यू यहाँ पे कुछ ना -1/3 आ गया, यानी कि यहाँ से हम लोग दोनों चीज़ निकल गया, अल्फा का वैल्यू तो गिवन था 4, अब बीटा का वैल्यू कितना आ गया -1/3, यानी यहाँ से हम लोग बीटा का वैल्यू तो मैंने निकाल लिया हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना, के का मान। अब देखिए क्या करूँगा, इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले इसमें दोस्तों एक मूल जब भी दिया रहेगा, जब भी क्वेश्चन में एक मूल दिया रहेगा, तो हम लोग इसका एक कंसेप्ट यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। तो देखिए अल्फा का वैल्यू मान लीजिए 4 दिया हुआ था, अब बीटा का वैल्यू आप लोग को निकालना है, अब सी, तो सी देखिए इस फॉर्म में लिया, यानी कितना होगा -4 हो गया दोस्तों, और ए 3 था, यहाँ से सॉल्यूशन किया तो बीटा का वैल्यू आ गया -1/3। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अल्फा का वैल्यू कितना था दोस्तों, कितना दिया था 4 दिया था, अब बीटा का वैल्यू मैंने कितना लाया हूँ -1/3 लाया हूँ, तो हमें क्या निकालना, के का मान। तो ध्यान दीजिए हम लोग एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा पता है, यस, यानी सम ऑफ क्वाड जीरोस, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -B/A होता है, यही फार्मूला होता है ना। तो देखिए इस फार्मूला का यूज कर सकता हूँ, तो अल्फा का वैल्यू कितना है दोस्तों 4 है, अब बीटा का वैल्यू कितना है -1/3, क्लियर है, और -B है, तो -B क्या है माइनस क्या आएगा, और ए का वैल्यू कितना है 3, आप लोग सॉल्यूशन इसको कीजिए। तो देखिए मैं कर देता हूँ, तो 4 दिए 12 और 1, यानी कि 12 में से गया कितना 11 बचेगा ना, तो 11/3 आ गया, बाय -K/3। अब ध्यान दीजिएगा मैं रेड यूज कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, देखिएगा ये 3 3 से कैंसिल हो गया दोस्त, तो के का वैल्यू कितना आ गया -11 आ गया, तो यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर आ रहा है -11, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, हम एक ए हो गया, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैथ्स बनानी है। चलिए नेक्स्ट क्या लिख रहा, वह द्विघात समीकरण, क्या लिख रहा दोस्त ध्यान दीजिएगा, वह द्विघात समीकरण निकाल जिसका मूल 2 और -2 है। तो इस टाइप का जब भी रहेगा तो हमेशा कुछ नहीं करने का, देखिए 2 मूल्य, एक x मान लीजिएगा, तो एक देखिए मैं अलग पेन यूज करता हूँ, तो देखिए एक 2 है ना, तो एक मान लीजिए x+2 मान लिया हूँ, और एक मान लिया x-2। अब हम लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला यूज करें तो ax² - b का है, यानी x² - 4 = 0, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है।
ये यूज कर सकते हैं। अगर प्लस में दिया तो माइनस में लेने का, और माइनस में है तो प्लस में लेने का। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 का मूल की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए, प्रकृति जब भी निकालने बोलता है, जब भी प्रकृति बोलता है दोस्तों तो डी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ता आ रहे हैं, b² माइनस 4ac। तो देखिए b का वैल्यू कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया माइनस 4। फिर a का वैल्यू कितना 4 है और c का वैल्यू कितना 1 है। तो देखिए 16 में से 16 गया, कितना आ रहा है 0। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ, जब भी दोस्तों अगर जीरो आता है तो सबसे पहले ये तो वास्तविक ऑब्वियसली ये होगा, ठीक है। लेकिन जीरो अगर आती है तो जीरो आने पर ये हमेशा समान होती है, समान को ही हम लोग बोलते हैं बराबर। तो इसका जो प्रकृति होगी ना, वास्तविक और बराबर होगी। बाई चांस अगर यहाँ पे 5 आती तो असमान होती, लेकिन यहाँ पे जीरो है ना, तो जीरो आने पर वास्तविक और बराबर होगी। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण क्वेश्चन पढ़िए आप लोग ध्यान से, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। ये क्वेश्चन आएगी एग्जाम में आप लोग का। द्विघात समीकरण ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विविक्तर होगा। तो वही करना डी, b²। तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो गया माइनस 4ac 4। ए का वैल्यू कितना है 2 और 3 है। तो ध्यान दीजिए 16 माइनस 4 दूनी 8, तो कितना होता है 24। यानी अब 16 में से 8 24 गया माइनस 8, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को यही अप्रोच यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट, द्विघात समीकरण ax² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के समान मूल है, तो a का मान क्या होगा। ये तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है वही अप्रोच यूज करना है। क्या, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट ध्यान दीजिए, समान मूल है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी समान मूल रहेगा ना तो d बराबर 0 हम लोग मानते हैं। d बराबर क्या मानेंगे 0। अब देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्या होता है फार्मूला b²। तो b क्या पे तो -4 लूंगा, तो b² माइनस 4ac। तो a क्या पे कितना a है, 80 का वैल्यू कितना 1 है, इक्वल टू 0 में लिया हूँ। अब देखिए 4 का इसका 16, 4 यानी 4 है इक्वल टू ये। अब यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो 4a बराबर आ जाएगा कितना 16। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 4। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा, x² माइनस 3x प्लस 2 का मूल ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले दो को मैं तोड़ूंगा तो 1 और 2 में तो आ गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया 1 2। ठीक है। और दोनों को जोड़ने पर भी देखिए 2 और 1 को अगर हम लोग जोड़ते भी है ना, तो देखिए जोड़ने पर भी 3 आता है और गुना करने पर भी कितना 2 आता है। तो इस सबसे हम लोग बना सकते हैं। एक ट्रिक यूज कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 2 है, कौन सा ऐसा संख्या इसको लगातार 2 बार गुना करने, कौन सा 2 है ना, तो कौन सा इसमें ऑप्शन इसको गुना करने पे 2 आता है। देखिए इसको मान लीजिए कि मैं ऑप्शन विधि यूज करता हूँ। फर्स्ट 2 इंटू 2 है, तो ये तो बच्चा आ रहा आपका 4, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए 2 3 का होते तो 6 होगा, फिर 3 0 तो 0 हो जाएगा, लास्ट में 1 2, तो 1 2 को यूज करो तो 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन से डी बना सकते थे हम लोग। ठीक है, यूज कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब आ गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी एपी। तो इसका भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले ये एपी आपका दिया हुआ, इसे आप लोग ध्यान में रखते हुए आप लोग बनाइएगा। ये दिया हुआ क्या निकालना है इसमें, ए और डी। तो ए क्या होता है दोस्तों फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना 3/2 हो गया, और डी निकालना है तो क्या कीजिएगा a2 माइनस a1, यानी कि 1/2 माइनस 3/2, तो कितना आएगा -2/2, यानी कि -1। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट, एपी का ये दिया हो, तो ध्यान दीजिए एपी में सबसे पहले कौन सा पद दिए हुए, देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं। सबसे पहले ए का वैल्यू कितना दिया 10 दिया, डी का अगर वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ तो 7 में से 10 गया, कितना बचा -3। हम लोग को a30 निकालना है, तो a30 का अगर मैं निकालता हूँ तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों a + 29d होता है। तो देखिए ए का वैल्यू कितना 10 + 29, डी का वैल्यू कितना फ्रेंड्स -3 है। सॉल्यूशन कीजिए, 10 प्लस माइनस हो गया 9 3 27, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो 8 हो गया, यानी इतना। तो कितना रहा -77 आ रहा। क्लियर है। आप लोग सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बोर्ड छोटा होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो -77 है ये आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP बराबर 5 7 9 इतना है, तो 27वां पद क्या होगा। देखिए सबसे पहले ए वैल्यू कितना दिया दोस्तों 5 हो जाएगा, डी कितना होगा 7 में से 5 गया 2, ए 27 निकालना ना, तो ए + 26d फार्मूला यूज कीजिए। तो ए का वैल्यू कितना है 5 है प्लस 26, डी का वैल्यू कितना दिया 2। तो देखिए यहाँ मैं करता हूँ 5 प्लस 26 में कितना होता है 52, यानी कि इसका आंसर आ गया 54। लेकिन क्वेश्चन अलग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कौन सा पद 27 होगा।
ये बोल रहा, तो काफ़ी टर्म क्वेश्चन अच्छा दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए मैं ऐसे ही बताता हूँ, क्या बोल रहा, कौन सा पद 27वां होगा। तो देखिए इसके लिए कुछ भी नहीं करने का, केवल एक कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। क्या बोल रहा दोस्तों, कौन सा पद 27वां होगा, तो इसके लिए एक कंसेप्ट याद कीजिए जो मैं बता। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए इसका मैं सॉल्यूशन है जो काफ़ी इजी लाऊं हूँ। देखिए आप लोग समझिएगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले देखिए ए का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 5 हो। डी के निकालें 7 में से 5 कितना है, 2। अब देखिए हम लोग जानते हैं ए 27 बोल रहे हैं, यानी कि देखिए ए 27 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो यहाँ पे 27वां पद दे दिया था, लिख दिया हूँ ए का वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखिए 22 में से 5 गया, सॉरी 27 में से 5 गया, 22 बचा प्लस 2n-2। अब देखिए यहाँ पे दिया 22 है, ये माइनस से इधर आया तो कितना हो गया प्लस, तो 22 है तो कितना हो गया 24। 24 में कितना रहा दोस्तों 2n, तो यहाँ से n का वैल्यू निकालिए कितना आ गया 12। यानी इसका राइट आंसर क्या आ गया 12, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ गया 12, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और वैसे ट्रिक भी है इसका, देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ मत कीजिए, 12 दूनी 24 है ना। अब देखिए डिफरेंस 2 आ रहा था तो उसमें से केवल एक ऐड करिए, 27 आ गया। स्टेप से आप लोग कर सकते थे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एपी का वैल्यू 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगे। तो देखिए योग बोला ना, तो सबसे पहले योग का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, एस एन इजकल टू n/2 इंटू n/2, फिर वही होता है फॉर्मूला a प्लस एल भी यूज कर सकते, लेकिन हम लोग यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 डी यूज करेंगे। तो देखिए 22 पद बोल रहा, तो n का वैल्यू कितना होगा 22/2 लिख दिया हूँ, फिर 2a, तो 2a का वैल्यू कितना आ रहा, शुरू में 8 दिया हुआ, फिर प्लस n माइनस 1 दी, तो 22 में से 1 गया 21 हुआ ना, डी 3 में से 8 गया तो -5 बचा। आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो देखिए कितना टाइम्स कटा, 11 टाइम्स कट गया। 2 को 8 से गुना किया 16 आया, फिर कितना यहाँ प्लस गुना करना है, तो यानी देखिए 105 आ गए। अब आप लोग खुद सॉल्यूशन कीजिए। 16 में से दोस्तों 105 गया, तो यहाँ तो 11 है, यानी कि ये बचेगा। आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करना है आप लोग को, यानी कि देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 9 हो गया, ये 9 9 18, फिर एक का कितना 9 और 1 9 1 9 और 1 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1089, इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए क्या। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आ गया है एडवांस मैथ्स में, समान भुजाओं वाले, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, अब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया। समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं, तो देखिए समानुपाती होते हैं। देखिए समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, समरूप तभी होगा जब वह समानुपाती हो। नेक्स्ट, आकृति में यदि AD बराबर 1, ध्यान दीजिए AD बराबर 1 है, TB बराबर 1.5 है, और AE बराबर 2 है, इसी बराबर 4 है, तो कौन सा कथन सही होगा। मान लीजिए मैं यूज करता हूँ 1, फिर 1.5 है, फिर 2/4, कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो ये समांतर तो पहली बात हो गई नहीं, इक्वल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगी। नेक्स्ट, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, हमेशा याद कर लीजिएगा, समरूप त्रिभुज की संगत जो भुजाएं होती है हमेशा के लिए समानुपाती होती है, हमेशा के लिए याद कीजिएगा, ठीक है। समरूप का कंसेप्ट आप लोगों को नहीं पता, तो देखिए ये भी एक सर्कल है, ये भी सर्कल है, इसे हम लोग बोलेंगे समरूप। अब मान लीजिए इसका रेडियस भी 5 है, इसका भी रेडियस 5 है, तो होगा सर्वांगसम, लेकिन इसका रेडियस 3, इसका रेडियस 8 है, तो होगा समरूप। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 28, त्रिभुज ABC, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ 3.8 लिख रहा, तो ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे बता, AB के 3.8 है, तो देखिए AB का पैरेलल क्या आ रहा, RQ आ रहा, ठीक है, मल्टीप्लाई में द्वारा। फिर देखिए यहाँ पे 3√3 है, तो यहाँ पे 6√3 है, यानी दोस्तों AC का आर आपका क्या RP में आ रहा, क्लियर है। अब एक और बच गया, यहीं पे मैं लिखता हूँ BC, तो BC किसके पैरेलल है, PQ का। अब ट्रायंगल आपको बोला, सबसे पहले ट्रायंगल देखिए, ध्यान से देखिएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल जब भी निकालने के लिए देखिए ABC है ना, तो AB, मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ ABC, ये पैरेलल, तो देखिए AB के सामने कौन पैरेलल था, RQ है, तो RQ के सामने कौन है, देखिए ध्यान से AB है ना, तो ABC, RQ पे भी लिख दीजिए इसका, और क्या RQP आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि आपको पैरेलल के तौर पे लेके चलना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, फिर से देखिएगा। 3.8 का मल्टीपल टाइम्स ये 2 है ना, ये यानी कि AB और RQ आपस में पैरेलल हो गया, BC का ये हो गया और इसका ये हो गया, तो उसी प्रकार मैं ट्रायंगल देखना था, तो देखिएगा ABC, तो ABC का क्या हो गया RQC, तो ये हो तो इसी प्रकार आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मान लीजिए त्रिभुज ABC सम कॉन्ग्रेंस DEF है,
और क्षेत्रफल दिया हुआ इतना, तो कुछ नहीं कीजिए, जब से कि इसका फॉर्मूला आता है 64/1 है 1 है। तो इस टाइप का जो होता है ना भुजा, तो देखिए शुरू वाला का भुजा नहीं दिया, आपको BC निकालना है। और ये क्या है दोस्तों 15.4 है ना ये। तो जब भी ऐसा रहेगा ना ये आपको रूट में ले लेने का होगा। तो 64 किसका होता है 8 का होता है, यहाँ पे 11 का होता है। फिर आप लोग BC/15/4 निकाल लीजिए। तो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। इस फार्मूला से आप लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसकी शीर्ष लंब क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, इसका मैं नाम ले लेता हूँ, क्या लिख दूँ, अपना नाम ले लेता हूँ, यानी ABC मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका लंब भुजा यानी ये होती है, तो ये लंब भुजा जो होती है उसकी लंबाई का जो फार्मूला होता है याद कर लीजिएगा, √3/2a, ठीक है, √3/2a होता है, √3/2a होता है, फार्मूला यही होता है। अब देखिए मैं यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैं इस पेन से यूज करता हूँ ब्लैक से, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले √3/2 लिख दिया हूँ। अब a का वैल्यू कितना दिया था 20, तो 20 से मल्टीप्लाई किया हूँ, तो 2 का पारा 20 कितना बार में था 10 बार में, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 10√3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये फार्मूला यूज कर सकते हैं आप लोग, √3/2a हमेशा के लिए काम आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रायंगल ABC में AB 12 है, AC 13 है, BC 5 है। ध्यान दीजिए ट्रिपलेट आ रहा, क्या आ रहा दोस्तों ट्रिपलेट, तो कौन ये क्या होगा डायरेक्टली वे में ये 90 आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए ट्रिपलेट यूज हुआ ABC। अब देखिए मैं ट्रिपलेट यूज करता हूँ कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले AC का वैल्यू कितना दिया 13, AB का वैल्यू कितना दिया 12 और BC का वैल्यू कितना दिया 5, तो यहाँ ऑब्वियसली ये निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया इसका। नेक्स्ट, वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। सबसे पहले देखिए एक सर्कल तभी होगी जब वह सेंटर से खींची जाएगी, तो ये गलत मैंने ड्रॉ किया था। अब देखिएगा ये मान लीजिए दोस्तों एक सर्कल है ये, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब क्या बोल रहा, ये अभी सर्कल अब सर्कल हुआ था, ठीक है। अब बताता हूँ मैं कंसेप्ट के साथ। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ से मैं एक रेखा खींचता हूँ, देखिए एक यहाँ पे टच हो रहा बिंदु, एक यहाँ पे टच हो रहा ना, मान लीजिए पॉइंट इसका नाम A है, इसका B है। तो क्या वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए 2 बिंदु को टच करना, तो 2 बिंदु को जो स्पर्श करता है, जो टच करता है उसको बोलते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया B। देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों B, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर इसमें क्वेश्चन में बोलता अगर एक ही बिंदु का स्पर्श करता, अगर क्वेश्चन वृत्त में मान लीजिए कि देखिए अगर मान लीजिए कि मैं इस टाइप से क्वेश्चन बनाता, केवल एक बिंदु का स्पर्श कर रहा, देखिए केवल एक बिंदु का स्पर्श कर रहा, तो इसे बोलते स्पर्श बिंदु, और ये स्पर्श रेखा हो गया था, मान लीजिए ABC, तो ABC एक स्पर्श रेखा हो जाता और ये स्पर्श बिंदु हो गया था, ठीक है। लेकिन 2 बिंदु से था तो ऐसे बोलेंगे छेदक रेखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 है, तो मान लीजिए कि एक वृत्त सर्कल शो किया हूँ, ठीक है। अब क्या लिख रहा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखा खींचा गया। समांतर देखिए ये वृत्त है ना, तो इसके समांतर एक यहाँ पे खींच दिया हूँ और एक यहाँ पे खींच दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, स्पर्श यानी लास्ट में टच होना चाहिए। अब देखिए इसके बीच की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ये मान लीजिए कि यहाँ त्रिज्या है, ये आर का वैल्यू आप लोगों के सामने कितना दिया 10 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ से भी तो आपका ये आर होगा 10 होगा ना ये, तो बोला ना। तो इसके बीच की दूरी क्या है, मान लीजिए यहाँ से मैं दूरी मान लिया हूँ, यहाँ मान लीजिए दोस्तों ए, इससे मान लिया B, तो दूरी कितना होगा 10 कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। आप लोग ऐड कर दीजिए। और क्या देखिए सबसे पहले एक सर्कल खींचे थे, एक ये स्पर्श रेखा था ये था, अब ये आर दिया हुआ था 10, तो ये भी तो 10 होगा ना, तो 10 कितना हो गया 20, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 20, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर B, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, यदि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है इसलिए आप लोगों को मैं ध्यान से बता रहा हूँ। यदि एक बिंदु P से, देखिए ध्यान दीजिए मैं सर्कल ड्रॉ किया हूँ, यदि एक बिंदु P से O केंद्र से, मान लीजिए कि यहाँ पे O केंद्र, ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो O केंद्र है ये, यहाँ से एक रेखा मैं P खींचा हूँ, ठीक है। अब से एक रेखा स्पर्श रेखा, तो देखिए स्पर्श रेखा मैंने यहाँ से खींच दिया, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दिया हूँ, मान लीजिए दोस्तों इसका नाम A है और ये B है। परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, एक कंसेप्ट आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग जानिए। जब भी ऐसा रहता है यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है ये, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 80 डिग्री परस्पर 80, तो यानी 80 दोनों को मिला के करा, तो यानी अप्रॉक्सीमेटली 40 होगा, ये भी 40 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को एंगल निकालना POA, देखिए POA, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो आप लोग क्या कीजिए इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा ये 90 ये 40 है, यानी कि 130 हो गया, और ट्रायंगल के तीनों
द सम ऑफ द इंटरनल एंगल इज कॉल्ड कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से 130 को घटा दिए कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, फिर से कंसेप्ट ध्यान दीजिए, एक ये आपका हमेशा 90 होता है, ये आपका 80 था टोटल में, तो हाफ में 40 कर दिया, तो 80 90 या 40 कितना 130 हो गया ना, तो 150 में से मैं घटा दिया हूँ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल कितना होता है 180, तो 180 में से 130 को घटाएं कितना आ गया 50, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ए बोले तो 50 डिग्री। नेक्स्ट, किसी वृत्त में ध्यान दीजिएगा, किसी वृत्त में दिए गए वृत्त बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए एक स्पर्श रेखा हो गया, और क्या स्पर्श यानी एक बिंदु है ना, तो एक ही होगा, और क्या, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 90 डिग्री कोणीय केंद्रीय कोणीय और आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को मैं कंसेप्ट से समझा, देखिए मान लीजिए वृत्त है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या खंड का कंसेप्ट बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए फ्रेंड्स इसे मैंने खींचा हूँ, ये कहलाएगा त्रिज्या खंड, और इसे बाहरी वाला पार्ट्स को बोले दीर्घ वृत्ताखंड। देखिए ये हो गया दीर्घ वृत्ताखंड, और ये हो गया त्रिज्या खंड। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या बोल रहा, 90 डिग्री, यहाँ पे दोस्तों मैं 90 डिग्री बनाया हूँ, ठीक है 90, यहाँ पे त्रिज्या इसका आ रहा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, कौन सा फार्मूला, तो फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ तो हम लोग जानते हैं कि थीटा बटा 360 डिग्री होता है, तो थीटा बटा 360 में कर दिया हूँ, फिर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मैं यूज कर दिया हूँ। तो देखिए मैं कैंसिल करूँगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए 90 का टेबल में 1/4 टाइम्स आ गया ना ये, तो यानी कि इसका आंसर आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी। इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप लोग कॉपी में नोट भी कर रहे होंगे, पूरे कंसेप्ट के साथ में बता रहा हूँ। इसलिए क्या लिख रहा फ्रेंड्स, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए मैं सबसे पहले एक सर्कल शो करता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन जरा सा भी ना हो। देखिए एक मैं शो किया हूँ, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त एक केंद्र हो गया, केंद्र से जो दूरी खींचे उसे बोलते हैं त्रिज्या। ये हमारे केंद्र ओ था, ये है, तो कितना त्रिज्या कितना फ्रेंड है 7 सेंटीमीटर। तो उसकी सबसे बड़ी जीवा की मान क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी जीवा हो तो उसकी व्यास, तो मैं यहाँ से एक और लाइन खींच दिया हूँ, ये व्यास हो गया दोस्तों, तो मान लीजिए बी है, तो ये भी तो 7 होगी ना, तो आप लोग जोड़ दीजिए, साथ साथ कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। इससे मैं एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग कहते हैं व्यास, यानी डायमीटर, ठीक है। अगर इसका व्यास भी निकालने बोलता तो 14 होता, और सबसे बड़ी जीवा भी क्या हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 क्वेश्चन बता दिए उसमें। चलिए नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त को 90 डिग्री पर अंतरित करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिएगा यहाँ से ये सबसे पहले यहाँ से तो 90 डिग्री आएगा ना, ये 90 डिग्री मैं लिया हूँ, तो क्या लिख रहा लंबाई क्या होगी, तो कुछ मत करिए ना, ऐसा क्वेश्चन कभी दम नहीं होता। देखिए कुछ भी मत कीजिए, आप लोग सिंपल वे में अप्रोच कीजिए फार्मूला वाला। क्या होता है फार्मूला, अभी बताया था आप लोग को 90/360। अब चाप की लंबाई बोल रहा ना, यानी कि 1/4 पाई आर के 2 पाई आर होता है फार्मूला, 2 पाई आर यूज कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 90/4 यानी 1/4 टाइम्स आ गया ना, तो देखिए यहाँ पे 16 हो गया, 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 22/7, और ये आर का वैल्यू कितना दिया 14, आप लोग कैंसिल किए, 7 का पावर 14 दो बार में कट गया। तो इसी प्रकार आप लोग काट छाट कर सकते हैं, तो ठीक है इस प्रकार आप लोग काट छाट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका राइट हमको लाना ही पड़ेगा आंसर। देखिए कन्फ्यूजन हो गया, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए सबसे पहले 90/360 कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और चाप की लंबाई यानी कि 1/4 कर दीजिए, 2 पाई है, तो पाई का वैल्यू हम लोग बचपन से पढ़ता है 22/7 होता है, आर का वैल्यू कितना दिया 14, तो कैंसिल करो, 7 का पावर 14 2 टाइम्स आता है ये, और 90 4 टाइम्स ये करिए, फिर ये 2 टाइम्स करिए, ये भी 2 करिए, तो 22/4 आर ऑप्शन है। ये तो गड़बड़ हो गया, तो क्या होगा 90 डिग्री है ना, ये सही तो हो रहा, पाई आर स्क्वायर 90 अंतरित करते चाप के 2 पाई आर, तो अगर मैं 4 हटा, इसका आंसर दोस्तों आएगा 4/22 आएगा, ठीक है, क्योंकि उसे 4 से डिवाइड नहीं करना था, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं समझ में आया आप लोग ये फार्मूला यूज कीजिए, देखिए 90/360 कीजिए इंटू 2 पाई आर यूज कर दीजिए, ठीक है, इससे आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए कुछ मत कीजिए, ये है आप लोग के सामने। अब देखिएगा कंसेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ,
सबसे पहले एक दीर्घ वृत्तखंड है, तो यहाँ पे तो ये 90 होता है, लेकिन 90 जब ये है तो पूरा ओवरऑल कितना होगा आप लोग बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना होगा? 270। क्यों होगा? क्योंकि पूरा जब घूमती है तो वह 360 डिग्री होती है, तो 270 आ गया ना। अब मैं इसे मिटाता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, ये 10 दिया हुआ था रेडियस, देखिए कंसेप्ट, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैं यूज करूँगा 270/360 यूज करूँगा इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई वैल्यू क्या होता है? 22/7, और आर कितना? 10 × 10। इससे आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। तो इससे अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर आएगा आप लोग के सामने, इसे आप लोगों को सॉल्यूशन कर देता हूँ मैं। देखिए ये 3 टाइम्स कट गया, ये 4 टाइम्स कट गया, तो इसका जब पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो 235.5 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान के कोने पर 7 सेंटीमीटर, देखिए मान लीजिए वर्गाकार मैदान है ये, 7 सेंट यहाँ तक ये घूम रहा, तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? जब भी ऐसा रहे कुछ मत कीजिए, 90/360 कर दीजिए और पाई आर स्क्वायर यूज कर दीजिए। पाई वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर कितना है? 7 है, तो 7 को 2 टाइम्स ले दीजिए, 7 कट गया, 9 चौक 36, 4, यानी कि 22 चौक कितना होता है? 154 को आप 4 कितना है? 7 से भागा दे दीजिए, तो 7 दूनी यानी कितना? 7 1, यानी कि इसका आंसर, इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों 38.5 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार आप लोग को मैथमेटिक्स बनाना था, और कैसा लगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। तो इसका राइट आंसर आ गया 38.5, 7 था ना इसलिए मैं यूज किया होता। तो चलिए कैसा लगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताया हूँ, उसके साथ साथ आप लोग के सामने जितना था अप्रोच पूरा बताया हूँ। तो चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर, और इससे पहले भी वीडियो मैंने बना दिया था। तो चलिए थैंक यू सो मच।